हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं DSSB में जो 16 मार्च 2022 को एग्ज़ाम हुआ था DOE का, उसकी मैथ्स के बारे में। जो 16 मार्च 2022 को इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम था, उसकी मैथ्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने सेकेंड शिफ्ट के जो एग्ज़ाम में जो मैथ्स पूछी गई थी उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और इस वीडियो में हम लोग थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछी गई जो मैथ्स है उसी के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अगर a बराबर √a + √6, b बराबर √a - √6, तो 2a² - 5ab + 2b² की वैल्यू निकालनी है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। a² में चाहिए तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट पहले a² निकाल लेते हैं। √8 + √6 का होल स्क्वायर, तो √8 और प्लस √6 का यानी a² यानी √8 का होल स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर माइनस 2√8 इंटू √6, a² प्लस b², सॉरी यहाँ प्लस होगा, प्लस 2ab, तो √8 + √6 का होल स्क्वायर पता चल जाएगा। ये 8 + 6 + 2√48 हो जाएगा, यानी कि जो हम लोगों का ये आ जाएगा 14 + 2√48। तो ये हम लोगों का आ गया √8 + √6 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे √8 - √6 का होल स्क्वायर, जो हम लोगों का आ जाएगा 14 - 2√48, क्योंकि केवल चिन्ह का परिवर्तन होता है, हम लोगों को पता है, बाकी सेम रहता है, इसलिए ये 14 + 2√48 हो गया और ये 14 - 2√48 हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे वैल्यू पूछ रहा है 2a² - 5ab + 2b²। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं। 2a² मतलब 14 + 2√48 माइनस 5a का मतलब हो गया √8 + √6, b का मतलब हो गया √8 - √6, और 2b² का मतलब हो गया 2 ब्रैकेट में 14 - 2√48। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 18 + 4√48। 5 को ऐसे ही रखते हैं, और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं a + b और a - b के क्रम में लिखा हुआ है, यानी कि ये वर्गांतर हो जाएगा a² - b², क्योंकि हम लोग जानते हैं a² - b² a + b × a - b होता है। उसी फॉर्म में यहाँ पर a + b और a - b लिखा गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √8 का स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के, माइनस √6 का स्क्वायर प्लस 28 - 4√48। अब हम लोग देखते हैं ये प्लस में 4√48 है और ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गया, और ये 28 है और ये 28 है, तो ये ऐड होके 56 हो गया। ये 56 माइनस, अब इसको हल करते हैं तो ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 8, ये भी अंडर रूट के बाहर आ जाएगा 6, 8 में से 6 गया 2, और 2 और 5 की मल्टीप्लाई हो गई तो 10 बचा। तो ये 56 - 10 यानी कि 46 हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले a की वैल्यू दी थी तो a का स्क्वायर निकाल लिया, b की वैल्यू दी थी b का स्क्वायर निकाल लिया, फिर हमको जो इक्वेशन की वैल्यू चाहिए थी हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। यहाँ पर हमने देखा a + b × a - b की फॉर्म क्रिएट हो रही है, तो हमने वर्गांतर लगा दिया a² - b² का, सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया, तो 56 - 10 यानी 46 आ गया, जो कि हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि एक आयत का परिमाप 268 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई के बीच 34 सेंटीमीटर का अंतर है। तो हम लोग मान लेते हैं इसकी जो चौड़ाई है वो x है, और तो इसकी लंबाई जो हो जाएगी वो 34 + x हो जाएगी, क्योंकि अंतर कह रहा है तो हमने चौड़ाई x मान ली, तो लंबाई 34 + x हो गई। अगर आप इसका अंतर निकालेंगे तो 34 आ जाएगा। तो अब कह रहा है इसका परिमाप जो है वो 268 है, परिमाप जो है 268 है, 268 सेंटीमीटर, और परिमाप का फार्मूला होता है आयत का 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 268। तो 2l की वैल्यू हम लोगों ने जो मानी है उसके हिसाब से 34 + x, और b की वैल्यू हम लोगों की हो जाएगी x बराबर 268। तो ये 2 से इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 134, और इसको ऐड करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 2x + 34 = 134। तो 2x = आ जाएगा 134 - 34, तो 2x = 100 आ जाएगा, और अगर 2x 100 है तो x = 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि अब हम लोगों को चौड़ाई पता चल गई 50 सेंटीमीटर, और तो हम लोग लंबाई निकाल सकते हैं 34 + 50 यानी कि 84 सेंटीमीटर।
अब हम लोगों को लंबाई और चौड़ाई दोनों पता चल गई, तो अब हम लोग जो है आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला आप सभी लोगों को पता होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमारी है 84, चौड़ाई हम लोगों की है 50। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 चौको 20, 8 पंचे 40, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। चौड़ाई हम लोगों ने x मान ली, तो कह रहा है लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर 34 है, तो लंबाई हम लोगों की हो गई 34 प्लस x। फिर हम लोगों को परिमाप 268 दिया था। आयत के परिमाप का फार्मूला 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इसको हम लोगों ने पुट किया, तो ये हम लोगों का 2 ब्रैकेट में 34 प्लस x बराबर 268 हो गया। 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो 2x प्लस 34 इक्वल टू 134 हो गया। तो x की वैल्यू हम लोगों की आ गई 50 सेंटीमीटर। जब x 50 पता चल गया, तो फिर हम लोगों ने लंबाई भी निकाल ली 34 प्लस x से, तो 84 सेंटीमीटर आ गया। क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा गया था, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 84 गुणे 50 कर दिया, 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोगों का आयत का क्षेत्रफल आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 डिब्बे पहला, दूसरा तथा तीसरा, जिनकी क्षमता क्रमशः 78 kg, 117 kg और 273 kg है, को 3 तरह के गेहूं क्रमशः A1, B1, C1 से पूरा भरा गया। तो 3 तरह के हैं, तो हम लोगों ने यहाँ लिख लिया A1, B1 और C1। कितना है? A1 में 78 है, B1 में 117 किलोग्राम है और C1 में 273 किलोग्राम है। तीनों डिब्बे खाली कर दिए जाते हैं तथा तीनों प्रकार के गेहूं को अच्छे से मिलाने के बाद तीनों को मिलाया जाता है। तो तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे। इनको जब ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 468 kg। तो अब हम लोगों को टोटल मात्रा पता चल गई, तीनों को मिलाने के बाद 468 kg है ना। मिश्रण को फिर से तीनों डिब्बों में भरा जाता है। तीसरे डिब्बे में A1 वाले गेहूं की मात्रा क्या होगी? तो A1 वाले गेहूं का भाग पहले हम लोग निकाल लेते हैं। 78 था पहले A1 का पहले डिब्बे में, और टोटल हम लोगों का 468 था। तो हम लोग इसका भाग निकाल लेते हैं। तो 13 से डिवाइड करते, 13 छाक 78, ये 13 तिया 39, बचा 7, 13 छाक 78, फिर 6 से काटा तो 1/6 आ गया। तो पहले जो हम लोगों का भाग है 1/6 आ गया A1 में। अब कह रहा है तीसरे डिब्बे में जो तीसरा डिब्बा है, ये वाला डिब्बा, उसमें A1 वाले गेहूं की मात्रा क्या होगी? तो तीसरे वाले में 273 था टोटल। अब उसमें A1 वाला गेहूं कितना होगा? 1/6 भाग था, तो इसका 1/6 निकाल देंगे। तो ये 6 चौक 24 आ गया, बचा 3, 6 पंचे 30, 0.5 45.5 किलोग्राम आंसर हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने टोटल निकाल लिया, तो 468 kg आ गया। उसके बाद हम लोगों ने जो पहले डिब्बे में है, उस पहले डिब्बे में गेहूं का भाग निकाल लिया। तो पहले डिब्बे में कितना था? 78 था, टोटल था 468, तो भाग निकाला 1/6 आ गया। तो अब 1/6 भाग है और तीसरे डिब्बे में हम लोगों से A1 की मात्रा पूछ रहा था। तो तीसरे में टोटल 273 है, उसका 1/6 निकाल देंगे तो A1 आ जाएगा तीसरे डिब्बे में। तो 45.5 किलोग्राम आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 18 लड़के तथा 24 पुरुष किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। तो लड़कों को हम लोग मान लेते हैं बॉय और पुरुष को मान लेते हैं मैन। तो ये मिलकर 24 दिन में, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात की है, बिल्कुल सेम उसी मेथड से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 18b + 24 m = 1/24। अब कह रहा है प्रत्येक लड़के को कार्य पूरा करने में एक पुरुष द्वारा लिया गया समय का जो है 3 गुना लगता है। तो अगर एक पुरुष x समय लेता है तो लड़का 3x समय लेगा, 3 गुना समय ले रहा है। तो पुरुष के द्वारा जो किया गया भाग है वो 1/x हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने बात की, जो हमें समय दिया होता है उसका उल्टा कर देते हैं तो भाग आ जाता है। ऐसे ही लड़कों द्वारा 1/3x हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है कि जो पुरुष है वो 3 गुना कम समय लेते हैं, या जो बच्चे हैं वो 3 गुना अधिक समय लेते हैं। तो हम लोगों ने पुरुष का मान लिया x है, तो बच्चे 3x समय लेते हैं। तो पुरुष द्वारा किया गया भार 1/x हो गया और बच्चों द्वारा 1/3x हो गया। तो बॉयज़ में हम लोग 1 × 1/3x से मल्टीप्लाई कर देंगे और मेन में हम लोग 1/x से मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये डिवाइड करेंगे, 3 छाक 18 हो जाएगा, तो 6/x हो जाएगा और ये 24/x हो जाएगा, बराबर 1/24 हो जाएगा। अब ये हर बराबर है, इनको जोड़ देंगे तो 30/x हो जाएगा, बराबर 1/24। तो x हम लोग निकाल लेंगे, x बराबर 24 × 30 हो जाएगा। तो जो पुरुष है वो 24 × 30 का समय ले रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है 24 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर एक पुरुष उस कार्य को पूरा करने में 24 × 30 का समय ले रहा है तो 24 पुरुष कम समय लेंगे, यानी 24 से डिवाइड कर देंगे, तो 24 से 24 कट गया, यानी 30 दिन हम लोगों का आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे अगर आप सिर्फ यहाँ पर समझने वाली बात थी कि अगर एक पुरुष x दिन का समय लेता है तो उसी काम को करने के लिए
एक जो बच्चा होगा वो 3x का समय लेगा। तो पुरुष द्वारा किया गया भाग 1/x हो जाएगा और बच्चे द्वारा किया गया भाग 1/3x हो जाएगा। अब पुरुष को पुरुष की जगह रख देंगे, जहाँ पे पुरुष है 1/x तो 1/x रख दिया, 1/3x को बच्चों की जगह रख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ गई 24×3। x का मतलब क्या था, एक पुरुष, तो एक पुरुष जो है 24×30 दिन लेता है, तो 24 पुरुष कितना लेंगे, यानी 24 से डिवाइड कर देंगे तो 30 दिन हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि 15 तथा 40 का लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम 15 और 40 का, तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड किया, 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40, तो 3 से किया 1 और 8, फिर 8 सीधे हो गया तो 1 और 1, तो एलसीएम हम लोगों का जो आएगा वो आएगा 5×3×8, यानी 5 दिया 15 अट्ठे 120, तो एलसीएम हम लोगों को 120 पता चल गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि लघुत्तम समावर्तक 7m+1 है, यानी जो 120 है वो हम लोगों का 7m+1 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि एलसीएम बराबर 7m+1 हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है। एलसीएम हम लोगों ने निकाला 120 है, तो 120 बराबर 7m+1 हो गया। पक्षांतर कर देंगे तो 120 - 1 बराबर 7m हो जाएगा, तो 7m बराबर 119 हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा हम लोगों का 17। तो m की वैल्यू हम लोगों से पूछी गई थी जो कि हमारी 17 आ गई। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। 15 और 40 का हम लोगों ने एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम हम लोगों को दिया था 7m+1 के बराबर है, हम लोगों ने इक्वल कर दिया, तो m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, 17 हो गई। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं आधार की त्रिज्या यानी r बराबर 14 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, यानी हम लोग इसको मान लेते हैं h1 दिया है 30 सेंटीमीटर। अब इस बेलन का जो आयतन है वो घनाभ के आयतन के बराबर है। घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई का योग दिया है l+b हम लोगों को दिया है 72 सेंटीमीटर। लंबाई और चौड़ाई का अंतर 16 दिया है, l - b हम लोगों को 16 दिया है। और घनाभ की ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई हमने मान ली h2 थी, h2 हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो l+b और l - b दिया है, तो हम लोग यहाँ से l और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको ऐड करेंगे तो 88 हो जाएगा, l की वैल्यू 44 आ जाएगी। जब l की वैल्यू हम लोगों को 44 सेंटीमीटर पता चल गई, तो b की वैल्यू निकालने के लिए l की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, b की वैल्यू आ जाएगी, तो 44 + b = 72, b = 72 - 44, यानी b की वैल्यू आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को b की वैल्यू पता चल गई, l की वैल्यू पता चल गई, और क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो बेलन का आयतन है यानी πr² है, जो फार्मूला होता है वो घनाभ के आयतन के बराबर है, यानी l × b × h जो घनाभ का आयतन होता है इसके बराबर है। तो पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 14, r की वैल्यू 14 × h की वैल्यू 30 = l की वैल्यू कितनी हम लोगों को पता चली है 44, b की वैल्यू कितनी पता चली है 28, और h की वैल्यू निकालनी है जो कि h2 है हमारा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा, और ये 11 से कट जाएगा 2 बार में, 11 चौको 44 यहाँ पे आ जाएगा। ये 2 दूना 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 14 एक बार में, 14 दूनी 28 हो जाएगा, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 15। तो h2 बराबर 15 सेंटीमीटर हम लोगों का आ जाएगा, जो कि हम लोगों को निकालना था। तो घनाभ की जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। डायरेक्ट अगर आप लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाते तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिलहाल आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता DSSB में कि आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर आप लोग इसको कैलकुलेट करें, तो डायरेक्ट आप लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें। तो ये आप लोगों को 15 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर आ गया। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में r दिया था, h दिया था, बेलन की ऊंचाई दी थी, और l+b यानी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग दिया था, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का अंतर दिया था, तो हमने घनाभ की लंबाई निकाल ली। फिर हमने घनाभ की लंबाई को वैल्यू रख के घनाभ की चौड़ाई निकाल ली। अब हमसे आयतन दोनों बराबर कह रहा था, दोनों आयतन को हमने बराबर रख दिया, तो h2 की वैल्यू निकाल ली जो हम लोगों की 15 सेंटीमीटर आ गई। तो यही हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा था, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल सेम लास्ट की तरह ही क्वेश्चन है। काफ़ी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हमने क्या बताया था, 4 से हम लोग घात को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 4 से किया तो 4 एकम 4 बचा 2, 8 4 सत्ते 28, यानी कि यहाँ पे शेषफल 0 आया। और जब शेषफल 0 होता है तो घात हम लोग क्या मान लेते हैं 4। फिर यहाँ पे 4 से 62 को डिवाइड किया तो ये हम लोगों का 15 बार में गया, 15 चौको 60, यानी 2 शेषफल आया। और इसी तरीके से फिर 4 से हम लोगों ने 91 को डिवाइड किया तो 4 दूनी 8 बचा 1, 4 दूनी 8 बचा 3, तो यहाँ से 3 शेषफल आया। तो पहले में हमारा 0 आया था तो 4 हो जाता है, हमने पहले बताया था आप लोगों को वीडियो में।
और यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। 98 का मतलब 8 हो गया, 8 की पावर 4 इंटू 55 का मतलब 5 हो गया, 5 की पावर 2 इंटू 27 का मतलब 7 हो गया और 7 की पावर 3 बना। तो 8 की 4 बार गुणा करेंगे, 8 अठे 64 अठे 512 अठे 4096। 4096 का मतलब यूनिट डिजिट क्या हुआ, तो 6 आ गया लास्ट की डिजिट। 55 25, 5 की यूनिट डिजिट क्या आ गई, 5 आ गई 25 की, और 7 सत्ते 49 सत्ते 343 की क्या आ गई, 3 आ गई। अब 6 और 5 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगी, और 30 से किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट में 0 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। कुछ नहीं था इसमें, हम लोग घातों को 4 से भाग करते हैं और जो शेषफल आता है वो हम लोगों की घात बन जाती है। अगर शेषफल 0 आता है तो घात 4 हो जाती है। तो उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया, तो 30 इंटू 3 आ गया आपकी। 30 से लास्ट में अगर यूनिट डिजिट 0 है तो किसी से भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट हम लोगों को 0 ही मिलेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को एक पाई चार्ट दिया गया है और पूछा गया है ए के वेतन का एच के वेतन से अनुपात क्या है। ए क्या है, 500 का अनुपात किससे, एच के वेतन से 100 से, तो 0 से 0 कैंसिल, 5:1। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, डी वाला ऑप्शन सही हो गया। ए और एच का अनुपात पूछा था, दोनों वैल्यू रख दी, अनुपात निकाल दिया, 5:1, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि Y1 में C1 द्वारा चाय का उत्पादन वर्ष Y2 में C1 के द्वारा चाय उत्पादन से 900% अधिक है। ये हम लोगों को बताना है सही या गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को यहाँ पर देखते हैं। तो Y1 में C1 द्वारा चाय का उत्पादन, तो C1 क्या है, गोला वाला है, और Y1 क्या है, ये है, यानी 1000 है। Y1 में C1 का उत्पादन जो है 1000 है C1 का उत्पादन, और Y2 में C1 का उत्पादन कितना है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। Y2 में C1 का उत्पादन 100 है। अब कह रहे हैं 900% अधिक है, तो कितना अधिक है, 1000 में से 100 घटाएंगे यानी 900 अधिक है। किससे अधिक है, तो 100 से अधिक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 900% हम लोगों का सही हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। कैसे किया हम लोगों ने, 900 जो हम लोगों का अधिक आई, और किससे अधिक है, Y2 से अधिक है। तो Y2 कितना है, 100 है, तो 100 से 100 मल्टीप्लाई हो जाता है और 900 हम लोगों का परसेंट आ गया पहला। सभी 5 वर्षों में C2 द्वारा चाय के उत्पादन का औसत 760 है। तो यहाँ से स्टेटमेंट 2 की बात कर लेते हैं। तो C2 का पूछ रहा है, तो C2 क्या है, ये आयत वाला है, तो इनको ऐड कर लेते हैं। 600 प्लस 700 प्लस 900 प्लस 1100 प्लस 500, तो 7 6 13 9 22, 22 और 1 33, 33 5 3800 आ गया। अब 3800 टोटल आ गया और औसत हम लोगों से पूछ रहा है, यानी टोटल जो है और जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 कुल योग बटे कुल संख्या, तो कुल योग 3800, कुल संख्या 5, तो डिवाइड किया, 5 7 35 बचा 3, 5 6 3, 760। तो औसत हम लोगों का 760 आ गया, यानी जो हम लोगों का सेकंड स्टेटमेंट है वो भी सही है। तो हम लोगों का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु एच से एक रेलगाड़ी 6:30 अपराह्न पर के की ओर चलना प्रारंभ करती है। तो ये एच हो गया, ये के हो गया और ये एच हो गया। ये 6:30 बजे चलती है और ये क्वेश्चन में दे रखा है 7:30 बजे चलती है। इसकी चाल जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतना हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है और कह रहा है कि बिंदु जे पर कहीं मिलते हैं। ये हम लोगों ने मान लिया बिंदु जे है, तो हम लोगों ने और टाइम दिया है 11:30 बजे मिलते हैं। तो हम लोगों ने मान लिया ये D1 दूरी तय करती होगी जो H से चली है, और ये हम लोगों ने मान लिया D2 दूरी तय करती होगी जो K से चली है। अब हम लोगों को फार्मूला पता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो अगर हम लोग इस H वाले से जो चली है उसकी बात करें तो दूरी हम लोगों ने मानी है D1, तो D1 हो गई। चाल हम लोगों को क्वेश्चन में दी है 90, और समय अगर हम लोग देखेंगे 6:30 बजे चलती है और 11:30 बजे पहुंचती है, यानी 6 से 11 5 घंटे हो गया। तो 5 घंटे इसने समय लिया, तो ये कितनी दूरी चली, 450 किलोमीटर दूरी चली। अब कह रहा है कि ये जो है इसी तरीके से हम लोग D2 निकालते हैं। इसकी हमने D2 मानी थी, चाल हम लोगों को 72 दी है, समय कितना हो गया 7 से 11, तो 4 घंटे हो गया, 7:30 से 11:30। इसकी हम लोग गुणा करते हैं तो ये आ गया 288 किलोमीटर। अब हम लोगों को D2 पता चल गया, D1 पता चल गया। कह रहा है HJ तथा KH दूरी का अनुपात, HJ यानी कि D1 और JK यानी KJ यानी कि D2 का अनुपात, तो 450 अनुपात 288,
450 अनुपात 288। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हम लोगों का हो गया 2 दूना 4, 2 दूना 4 बचा 1, 2 पंचे 10, ये हो गया 144। फिर अब हम लोग इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 पंचे 15, 3 चौको 12 बचा 2, 3 अट्ठे 24। अब फिर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 25 हो गया और ये 16 हो गया। तो ये 25 अनुपात 16 हम लोगों का राइट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा सी होगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले हमने वो फिगर बना लिया एच से के के लिए। एच पे 6:30 बजे चलती है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, के से 7:30 बजे चलती है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, बिंदु जे पर कहीं पर आपस में मिलते हैं 11:30 बजे। इतना हम लोगों को क्वेश्चन में दिया था। हम लोगों ने एच से जे की दूरी मान ली d1, के से जे के बीच की दूरी मान ली d2। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय फार्मूला हम लोगों को पता था। चाल इसकी अगर 90 है तो 6:30 से 11:30 इसने 5 घंटे का समय लिया तो 450 किलोमीटर चली। ऐसे ही ये जे से के लिए 7:30 बजे यहाँ से चली और 11:30 बजे पहुंची, यानी 4 घंटे का समय लिया। चाल हम लोगों को 72 किलोमीटर प्रति घंटा पता थी, तो इसकी दूरी हम लोगों ने निकाल ली 288 किलोमीटर। अब कह रहा था एच जे यानी d1 और के जे यानी d2 का अनुपात, तो 450 अनुपात 288 निकाल दिया तो 25 अनुपात 16 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक कार का विक्रय मूल्य 12,950 है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य हम लोगों को दिया है 12,950। यदि कार को 30% की छूट पर बेचा जाता है कार का अंकित मूल्य हम लोग मान लेते हैं x है। अंकित मूल्य x मान लिया हम लोगों ने। अब कह रहा है अंकित कार को 30% की छूट पर बेचा जाता है। x था 30% की छूट, यानी 100 में से 30 गया 70/100 पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य कितना दिया है 12,950, तो 12,950 दिया है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 तो बचा 5, 7 अट्ठे 56 बचा 3, 7 ना 35 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 18,500, ये 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 18,500 रुपए, यानी अंकित मूल्य हम लोगों को पता चल गया 18,500 रुपए, जो कि क्वेश्चन में पूछा था। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो गया। तो इसमें हम लोगों ने अंकित मूल्य मान लिया, इस पर 30% की छूट मिल रही थी, यानी 70/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। विक्रय मूल्य हम लोगों को क्वेश्चन में दिया था 12,950, कैलकुलेशन कर ली तो x की वैल्यू 18,500 आ गई, जो हम लोगों का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक हम लोगों को संख्या दी है 9 7 2 5 y, जो कि 8 से पूर्णता विभाज्य है। तो y का मान पूछा गया। जब भी 8 से पूर्णता विभाजित होगी तो लास्ट के जो 3 डिजिट है ये 8 से पूर्णता विभाजित होना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने 90 से बात की थी, जिसमें हमने बताया था कि 9 से डिवाइड होना चाहिए और 10 से डिवाइड होना चाहिए। 8 से डिवाइड होने के लिए क्या है, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं, जैसे यहाँ पर 2 5 और y है, ये 8 से पूर्णता विभाजित होना चाहिए। तो 8 से विभाजित करेंगे तो 8 या 24 बचा 1। अब एक यहाँ पे कौन सा अंक है कि पूरा विभाजित हो जाए, तो 6 आ जाए, 8 दूनी 16 पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 256 अगर आप लोग देखेंगे 8 या 24, 8 दूनी 16 पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी। अगर आप लोग डायरेक्ट नहीं कर पाते तो एक ऑप्शन को यहाँ पर रख के देख लें, और जो 8 से विभाजित हो जाए लास्ट के 3 अंक, तो वही 8 से विभाजित हो जाएगी संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है x y का 20 गुना है। तो y अगर हम लोग मान ले a थी y की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई, 20 गुना है। तो कह रहा है y x से कितना प्रतिशत कम है। तो y कितना कम है, ये 20 है और ये a है, तो कितना कम है, 19 से कम है। किससे कम है, कह रहा है x से कितना कम है, तो x की वैल्यू रख देंगे 20 से, और परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। a से a कैंसिल हो जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 19 50 95% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कहता है एक्स वाई का 20 गुना है, तो x की वैल्यू हम लोग y की वैल्यू मान ली a, तो x 20 गुना है, 20 से हो गई। कितना अधिक हो गया, 20 में से a घटाया 19 से हो गया। किससे अधिक है, 20 से अधिक है, तो इसको डिवाइड किया, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 95% आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ जाती है तो फिर दूसरे वर्ष 20% से कम हो जाती है, 2 वर्षों के बाद जनसंख्या में निवल प्रतिशत क्या परिवर्तन होगा। तो हम लोग मान लें अगर जनसंख्या 1000 लोगों की थी, हम लोगों ने मान लिया 1000 लोगों की जनसंख्या थी। अब कह रहा पहले वर्ष 10% बढ़ी, यानी 100 में 10 जोड़ा, 110/100, तो जनसंख्या कितनी हो गई, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 1100 हो गई।
अब कह रहा है अगले वर्ष 20% कम हो गई, 20% कम हुई तो कितना, 100 में से 20 गया 80/100, तो ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, 880 हो गए। तो पहले हमारी जनसंख्या कितनी थी, 1000 थी, और अब कितनी हो गई, 880 हो गई। कितनी कमी हुई हम लोग यहाँ पे घटा देते हैं, 880, तो 0, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, तो 209 में से 8 गया 1, तो ये 120। तो 120 की कमी हुई, पहले 1000 थी अब 880 हो गई, यानी 120 कम हो गई। किससे कम हो गई, 1000 से कम हो गई। पहले 1000 थी, 1000 से कम हो गया 880 बची। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 12% कमी आई, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो गया। जो परिवर्तन होगा वो 12% की कमी होगा। सबसे पहले हम लोगों ने जनसंख्या मान ली 1000 थी, तो 1000 में 10% बढ़ी तो जनसंख्या 1100 हो गई। 1100% में 20% की कमी हुई 1100 में, तो 880 बची। पहले 1000 थी अब 880 बची, यानी कितना कम हुई, 120 कम हुई। किससे कम हुई, 1000 से कम हुई। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 12% हम लोगों का राइट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है पी, क्यू तथा आर एक कंपनी में साझेदार हैं। किसी एक वर्ष में पी लाभ का 1/6 भाग प्राप्त करता है, क्यू लाभ का 1/7 भाग प्राप्त करता है तथा आर 36,250 रुपये प्राप्त करता है। इनका भाग दिया गया है और ये रुपए दिए गए हैं। तो पूछ रहा है कि पी को लाभ के रूप में कितनी राशि मिली। तो हमने बताया था आप लोगों को, कोई भी चीज़ है पूरा या तो 1 होगा या 100% होगा। जब भाग की बात की जाएगी तो 1 भाग होगा, परसेंट की बात की जाएगी तो 100% होगा। तो अगर टोटल 1 भाग है और उसमें से ए को 1/6 मिल रहा है, पी को 1/6 मिल रहा है, क्यू को 1/7 मिल रहा है, अगर दोनों को जोड़ के 1 से घटा दे तो हम लोग आर की राशि निकाल सकते हैं। तो आर की राशि हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। 1 माइनस एलसीएम ले लिया, 7 छंग 42, तो 6 + 7 हो गया। फिर यहाँ एलसीएम ले लिया तो 42 माइनस 7 6 13/42, तो 42 में से 13 हम लोग माइनस करेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 29/42। तो ये हम लोगों की आ गई आर की वैल्यू। अब आर की वैल्यू हम लोगों को रुपए में यहाँ दे रखी है, तो 29/42 भाग हम लोगों का किसके बराबर हो गया, 36,250 के बराबर हो गया। अब 36,250 इसको हम लोग डिवाइड करेंगे जब इससे इसको, तो ये हम लोगों का आ जाएगा 1250। तो एक बराबर हो गया 1250 × 42, तो 1250 और 42 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 52500। तो टोटल जो एक भाग है वो 52500 के बराबर है। क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है पी को लाभ के रूप में कितनी राशि मिली। तो पी का ये था 1/6, तो टोटल अगर 52500 है और उसका 1/6 भाग पी को मिल रहा है तो इसका 1/6 निकाल देंगे। जब हम लोग इसका 1/6 करेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 8,750 रुपये। तो जो पी की राशि होगी वो 8,750 रुपये होगी। यहाँ पर हम लोगों को पी का दे रखा था 1/6, क्यू का दे रखा था 1/7। तो टोटल हम लोगों को पता है कोई भी चीज़ है वो 1 होगी, तो 1 में से हम लोगों ने इन दोनों को ऐड करके निकाल दिया तो आर की राशि हम लोगों को पता चल गई। तो आर का भाग 29/42 आया और राशि हम लोगों को 36,250 दे रखी थी, तो दोनों को इक्वल कर दिया। तो टोटल एक भाग की जो वैल्यू आ गई तो 52500 आ गई। तो टोटल एक भाग को हम लोगों को पता चल गया। पी का कितना है, टोटल का 1/6 है, तो टोटल का 1/6 निकाल दिया, 8,750 रुपये हम लोगों को वैल्यू आ गई, जो कि पी का लाभ हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि रमन ने 100 मेज खरीदी और सभी समान क्रय मूल्य पर। तो समान क्रय मूल्य पर खरीदी तो हमने मान लिया एक जो मेज है उसका मूल्य 100 रुपये था। तो हमने ये मान लिया कि एक मेज का मूल्य 100 रुपये था और कितनी मेज खरीदी, उसने 100 मेज खरीदी। तो उसने कितने रुपए खर्च किए होंगे, इतने रुपए खर्च किए होंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा उसके द्वारा खर्च किए गए रुपए। अगर 40 मेज 20% लाभ पर बेची, तो 40 मेज बेची, कितने पर बेची, 20% लाभ। हम लोगों ने मूल्य कितना माना था, 100 माना था, तो 100 पर 20% का लाभ निकाल देंगे, यानी 120/100। तो ये हम लोगों का आ जाएगा 4800। अब कह रहा है 20 मेज 10% लाभ पर, तो 20 मेज 10% लाभ पर, तो 100 × 110/100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 2200 रुपये। अब वो कह रहा है कि और शेष क्रय मूल्य पर बेच दी, तो 40 उसने 20% के लाभ पर और 20 10% के लाभ पे, यानी 60 बेच दी। बची हुई 40 जो है मेज उसने क्रय मूल्य यानी 100 रुपये पर बेच दी, यानी 4000 रुपये में बेच दी।
यानी कि उसने टोटल कितने रुपए में बेची, हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो टोटल जो 100 मेजें हैं उसने 11,000 रुपए में बेची। इनको ऐड करने पे 11,000 आएगा, तो टोटल 100 मेज उसने 11,000 रुपए में बेची। अब कह रहा है यदि उसने सभी को 12% के लाभ पर बेचा होता, उसने खरीदी कितने में थी, इतने में खरीदी थी, और कह रहा 12% लाभ पर बेचा होता, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 12% लाभ, तो 112/100, तो डिवाइड किया तो ये आ गया 11200। अब ये कह रहा है अगर 12% लाभ पर बेची होती तो 248 रुपये अधिक मिलते हैं। उसने 11,000 रुपये उसका पहले आया, अगर उसने 12% पे बेची होती तो ये विक्रय मूल्य होता, और इसका अंतर हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है। हमने बताया था जब भी अधिक या कम की बात करेगा तो अंतर होगा, तो ये हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है। इसको हम लोग जब घटाएंगे तो ये 200 आ जाएगा, और ये 200 बराबर 248 हो जाएगा, यानी एक की वैल्यू आ जाएगी 248/200। अब ये हम लोगों को एक की वैल्यू पता चल गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक मेज का क्रय मूल्य। अगर एक की वैल्यू इतनी है तो प्रत्येक मेज का क्रय मूल्य हमने कितना माना था, 100 माना था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 124 रुपये। 124 रुपये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने सबसे पहले प्रत्येक जो मेज है उसका क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया था। अगर हम लोग एक्स मान के लगाते तो भी क्वेश्चन लगता, लेकिन काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए हम लोग ऐसी डिजिट मानते हैं जिससे फ्रैक्शन ना बने। तो हम लोगों ने 100 यहाँ पे माना, 100 मेज थी तो उसने इतने रुपए खर्च किए थे। फिर 40 मेज उसने 20% के लाभ पर बेची तो 4800 में बिकी। 20 मेज उसने 10% के लाभ पर बेची, 2200 रुपये में बिकी। 40 मेज बची हुई 40 मेज है, 60 वो बेच चुका है, 40 बची हैं, उसने क्रय मूल्य पर बेच दी, यानी 100 रुपये में बेच दी तो 4000 में बेच दी, यानी टोटल उसने 11,000 रुपये में बेची। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि उसने सभी पर 12% का लाभ लिया होता तो टोटल ये हम लोगों का क्रय मूल्य था, इस पर 12% लाभ लेता तो 11,200 में बेचता, जबकि उसने बेची 11,000 रुपये में, तो कितने अधिक मिलते, 248 मिलते, यानी दोनों का अंतर हम लोगों को 248 दिया है। तो 200 बराबर 248 हो गया, तो एक की वैल्यू 248/200 हो गई। अब 100 का पूछ रहा था तो टोटल हम लोगों ने 100 माना था क्रय मूल्य, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रत्येक का क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी 124 रुपये प्रत्येक मेज का क्रय मूल्य हो गया। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है यदि मैं अपनी सामान्य गति की 7/4 गति से चलता हूं, तो सामान्य गति अगर हम लोग मान लें उसकी जो चाल है वो x है, और उसके द्वारा चली जाने वाली जो दूरी है वो d है, और उसके द्वारा लिया जाने वाला जो समय है वो t है। तो ये एक नॉर्मल केस में है जो वो नॉर्मल गति से जाता है, तो उसके द्वारा जो चली गई दूरी कितनी होगी, t × x होगी। ये पहले की सिचुएशन है। अब कह रहा है यदि मैं दूरी बराबर चाल गुणे समय हम लोगों ने यहाँ पे लगाया तो d बराबर t × x आ गया। अब कह रहा है सामान्य गति की 7/4 गति से चलता हूँ। पहले उसकी चाल x थी, अब उसके 7/4 से चलता है, और दफ्तर 15 मिनट पहले पहुँच जाता। पहले t में पहुँच रहा था, अब t-15 में पहुँच रहा है। दूरी हम लोगों की सेम रहेगी, d रहेगी। अब हम लोग दूरी निकाल लेते हैं, तो दूरी बराबर चाल 7/4x × t-15, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हम लोगों का ये जो दूरी आई है और ये दूरी आई है वो हम लोगों की बराबर होगी, क्योंकि जो पहले हम लोगों ने दूरी निकाली और फिर बाद में दूरी निकाली, जो वो चल रहा है दूरी उसकी सेम रहेगी, चाहे जितनी भी चाल से चले या चाल कम करे या घटाए, दूरी में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये जो दूरी है और ये जो दूरी है ये इक्वल होगी, यानी हम लोग इसको इक्वल कर देते हैं 7x/4 ब्रैकेट में t-15 इक्वल हो जाएगी tx के। तो x कैंसिल हो गया। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 70 हो गया और ये 105 हो गया, बराबर 4t हो गया। तो ये हो गया हम लोगों का 3t बराबर 105, तो t बराबर आ गया हम लोगों का 35 मिनट। तो t की वैल्यू हम लोगों की 35 मिनट आ गई, यानी जो हम सामान्य जो समय हम लोगों ने माना था t वो 35 मिनट आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। हम लोगों ने सबसे पहले चाल मान ली x, दूरी मान ली d और समय मान लिया t। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय का फार्मूला लगाया, d बराबर t × x हो गया। फिर कह रहा है सामान्य चाल का 7/4 चलता है, यानी पहले x थी अब x × 7/4 हो गई। दूरी वही रहेगी सेम हमारी, क्योंकि दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे चाल कम हो या चाल घटे। और समय हमारा पहले से 15 मिनट कम लगता है, यानी t-15 हो गया। अब हमारी दूरी क्या आ गई, दूरी बराबर चाल गुणे समय का यूज किया तो हम लोगों की ये दूरी आ गई। अब ये दूरी और पहले वाली दूरी बराबर होगी, क्योंकि दूरी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो दोनों को इक्वल रख दिया। तो t की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 35 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोगों को एक पाई चार्ट दिया गया है और यहाँ पे
हम लोगों को ये सब डिग्री में दिया गया है और हम लोगों से कह रहा है कि J1 एक सिचुएशन दी है, J2 दी है, तो J2 माइनस J1 निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम लोगों से कह रहा है J1 जो है R, S तथा T द्वारा बेचे गए फ्रिज की औसत संख्या है, तो R द्वारा बेचे, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं R द्वारा कितना है 140 डिग्री, और S द्वारा कितना है 15 डिग्री, और T द्वारा कितना है 25 डिग्री। अब इनके द्वारा बेचे गए फ्रिजों की औसत संख्या, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 180 हो जाएगा। 25 और 15 40, 140 180 हो जाएगा। औसत कह रहा है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 60 डिग्री आ गया। तो ये J1 जो है हम लोगों का 60 डिग्री आ गया। अब डिग्री से हम लोगों को परसेंटेज में बदलना है, क्योंकि डिग्री से डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, परसेंटेज में कैलकुलेट करना होता है। तो जब भी डिग्री से परसेंटेज में बदलते हैं तो 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो 5/18% होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 5/18 इंटू 60, तो ये हम लोगों को 60 डिग्री की वैल्यू पता चल गई। यहाँ से डिवाइड कर देंगे, 6 तिया 18, 6 दसा 59, यानी 50/3% आ गया। 50/3% आ गया। अब हम लोग को से कह रहा है कि औसत संख्या टोटल हमारे था 7200, उसका 50/3% का मतलब 100 बढ़ा देंगे, तो ये जीरो कैंसिल हो गया। 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 24 से मल्टीप्लाई किया 24 और 5 की, तो हम लोगों का आ गया 1200। तो J1 की हम लोगों को पता चल गई वैल्यू 1200 है। अब कह रहा है J2 P तथा Q द्वारा बेचे गए फ्रिज की औसत संख्या। J2 जो है P तथा Q, P है हमारा 80, Q है 70, इनके द्वारा बेचे गए औसत संख्या, तो 150/2 हो जाएगा। औसत संख्या कह रहा है तो /2। S तथा U द्वारा बेचे गए फ्रिज की औसत संख्या, S तथा U, तो S हमारा 15 है और U 30 है, तो 30 + 15/2 यानी 45/2। इनको हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये 45/2 हो गया और ये 155 हो गया। तो 155 और 45 जोड़ा तो 195 हो गया, यानी कि जो हम लोगों का आया 195/2 डिग्री। अब फिर से वही बात है, डिग्री को परसेंटेज में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 छाक 18 हो गया, 3 छाक 18, 3 पचे 15, 65 गुणे 5/12। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो हम लोगों का 65 गुणे 5/12 आ गया। अब टोटल हमारी कितनी दी थी? 7200 दी थी, तो 7200 से मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 छंग 72, तो ये 600। परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ाएंगे, तो 100 से 100 0 कैंसिल हो गया। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 1950 रुपये। ये हम लोगों का 1200 आया, ये 1950 रुपये आया। अब हमसे पूछ रहा था J2 माइनस J1, यानी 1950 में से 1200 घटाएंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 750 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने सबसे पहले R का, हम लोग R S T का औसत कह रहा था, तो R की वैल्यू लिखी, S की वैल्यू लिखी, T की वैल्यू लिखी, तीनों को ऐड किया और 3 से डिवाइड किया, क्योंकि 3 है इसलिए हम लोगों को औसत पता चल गया 60 डिग्री आया। अब हमने बताया कोई भी डिग्री से अगर हमें परसेंटेज में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा आ गया 50/3%। तो 7200 का 50/3% निकाला, तो परसेंट हटाया, 0 बढ़ाया, J1 की वैल्यू 1200 आ गई। इसी तरीके से हमसे कह रहा था P तथा Q द्वारा बेचे गए फ्रिज की औसत संख्या, तो 80 + 70 यानी 150/2 हो गया, और S तथा U 30 + 15/2 यानी 45/2 हो गया। दोनों को ऐड किया तो 195/2 हो गया। ये डिग्री में है, इससे परसेंटेज में जाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 65 गुणे 5/12 आ जाएगा। अब इसका 7200 निकालना है, तो 7200 परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 0 बढ़ाएंगे, तो सॉल्व किया तो ये 1950 आ गया। J2 माइनस J1 पूछ रहा था, तो 1950 में से 1200 माइनस किया तो 750 हम लोगों का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 को जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम। तो हम लोगों ने मान लिया जो हमारा धन है वो P है हमेशा की तरह। समय हम लोगों को दिया है 4 वर्ष, यानी T की वैल्यू हो गई 4 वर्ष। अब कह रहा है कि जो हम लोगों का इंटरेस्ट है वो कितना है, इज इक्वल टू 20% ऑफ द प्रिंसिपल। तो जो ब्याज है हम लोगों का वो कितना है, 20% है टोटल जो हम लोगों ने वैल्यू मानी थी उसका। तो ये ब्याज हो गया। अब हम लोगों को यहाँ से समय पता है, ब्याज पता है, मूलधन पता है, तो हम लोग यहाँ से दर निकाल सकते हैं। तो ब्याज बराबर सिंपल साधारण ब्याज बराबर मूलधन P गुणे दर हम लोगों को पता नहीं है, समय 4 दिया है बटे 100, तो 100 से 100 का कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया, 4 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, यानी R की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई 5%।
तो जब हम लोगों को आर की वैल्यू पता चल गई, अब कह रहा है कि हाउ मेनी ईयर सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल, यानी जो हमारा पी है जो हम लोगों ने माना था मूलधन, तो ये साधारण ब्याज के बराबर कब होगा। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर, हम लोगों को पता चल गई 5, कितने समय में हो गया तो टी पता नहीं, T1 हम लोगों ने मान लिया बटे 100, पी से पी कैंसिल हो गया, 5 से डिवाइड किया 20 हो गया, तो T1 बराबर आ गया 20 वर्ष। तो 20 ईयर्स हम लोगों का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, हम लोगों से कह रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट का 20% ब्याज है, तो ब्याज जो है अगर हम लोगों ने पी माना है ये, तो ब्याज जो हो गया 20p/100 हो गया। तो दर हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। अब कह रहा है कितने समय में ब्याज और मूलधन आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हम लोगों ने पी मान के बराबर कर दिया। दर हम लोगों को 5 पता चल गई थी, तो टी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली 20 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी पहले भी कि सबसे पहले भाग हल करते हैं, फिर गुणा हल करते हैं, फिर जोड़ हल करते हैं, फिर घटाना हल करते हैं। तो 96 और 4 को सबसे पहले हल करेंगे, तो ये आ जाएगा 24 प्लस 5 गुणे 3 प्लस 8 गुणे 2। अब हम लोग गुणा को हल करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, प्लस ये 16 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 55। 24 5 29 10 39 6 45 10 55, तो 55 यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, केवल हम लोगों को यहाँ पे भाग गुणा जोड़ घटाना का रूल लगाना था। जिस रूल को हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो किया, हम लोगों का राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। तो आज का जो हम लोगों का पेपर था 16 मार्च 2022 का इवनिंग शिफ्ट का, उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली डेट का जो भी पेपर होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर DOE के जितने भी एग्जाम हुए थे DOE के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आफ्टर देन हम लोग MCD के एग्जाम्स को डिस्कस करेंगे। फिर जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा 2022 वाला पार्ट, जितना भी 2022 में जो प्रीवियस पेपर थे, उसके बाद फिर हम लोग 2018 और जो भी प्रीवियस है उनको डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।